सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है अच्छे से पढ़ाई आप लोग अपनी कर रहे होंगे घर में बैठकर। मैं संजय कुमार सिंह, आपका विज्ञान अध्यापक, आज एक बार पुनः इस विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम आपकी विज्ञान की किताब के अध्याय 6 जैव प्रक्रम का अंतिम भाग, चौथा भाग, जिसके अंतर्गत उत्सर्जन क्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है, उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने पोषण में पढ़ा और श्वसन में पढ़ा। दोनों ही क्रियाओं में शरीर में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं और जिनके अंतर्गत शरीर में कई प्रकार के पदार्थ बनते हैं। अन्य उपापचयी क्रियाएं भी होती हैं। उन क्रियाओं में भी 2 प्रकार के पदार्थ बनते हैं, लाभदायक भी बनते हैं और हानिकारक भी बनते हैं। लाभदायक पदार्थ तो शरीर में इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, लेकिन हानिकारक पदार्थों को शरीर के भीतर रखना उचित नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं और ज़्यादा देर तक इनका शरीर में रुकना हमारे जीवन के लिए घातक भी हो सकता है। तो इन आवश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना अत्यंत आवश्यक होता है। तो बच्चों, इसी क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। अर्थात शरीर की जो उपापचयी क्रियाएँ होती हैं, उन उपापचयी क्रियाओं में बनने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, हानिकारक पदार्थ जो होते हैं, जो उनको शरीर से बाहर निकाले जाने की क्रिया को हम उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। अलग अलग जीवों में इस उत्सर्जन क्रिया के लिए अलग अलग प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं। जलीय जीव होते हैं, वो अपना पदार्थों का, हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन जल में कर देते हैं। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, अपनी जल की सतह से ही इन हानिकारक पदार्थों को जल में विसरित कर देते हैं। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के अंग पाए जाते हैं। कुछ विशिष्ट अंगों का इस्तेमाल करके ही ये अपने शरीर से हानिकारक पदार्थों को शरीर के बाहर निकालते हैं। जैसे अमीबा में तो हमने बताया कि वो शरीर की सतह से ही बाहर निकाल दिए जाते हैं, विसरित कर दिए जाते हैं जल में। जो कीट पतंगे होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके शरीर में एक विशेष प्रकार का अंग पाया था, उसको कहते हैं मैल्पीगी नलिकाएँ। उनके द्वारा उत्सर्जन की क्रिया की जाती है। इसी तरह से केचुआ एक जीव होता है, आप जानते होंगे। केचुए में एक विशेष प्रकार का अंग पाया था, इसको हम नेफ्रीडिया कहते हैं, उसके द्वारा उत्सर्जन होता है। तो अलग अलग जीवों में, मनुष्य में जो मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं वो वृक्क या गुर्दे या किडनी जिसको कि हम कहते हैं, उसके द्वारा उत्सर्जन की क्रिया संपन्न की जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो अलग अलग प्रकार से विशिष्ट अंगों के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया को करते हैं। बच्चों, जो पदार्थ हानिकारक होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार के हानिकारक पदार्थ बनते हैं। इन हानिकारक पदार्थों के आधार पर जंतुओं का विभाजन 4 प्रकार से किया गया है। यानी जो उत्सर्जी पदार्थ वो उत्सर्जन करते हैं, उन पदार्थों के आधार पर जंतु जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला अमीनोटेलिक, दूसरा अमोनोटेलिक। ध्यान दीजिएगा, एक ये अमीनोटेलिक है और दूसरा अमोनोटेलिक है। तीसरा यूरियोटेलिक और चौथा यूरिकोटेलिक। अब इनमें क्या क्या अंतर होता है? अमीनोटेलिक ऐसे जीवों को कहते हैं जिनके शरीर में उत्पन्न होने वाला उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वो मुख्य रूप से अमीनो अम्ल होता है। क्या होता है बच्चों? अमीनो अम्ल। प्रोटीन का जब उपापचय होता है तो उसमें ये पदार्थ बनता है, अमीनो अम्ल। तो ये जो जीव होते हैं ये अमीनो अम्ल के रूप में इस पदार्थ, अपने हानिकारक पदार्थ को बाहर उत्सर्जित करते हैं। तो इसलिए ऐसे जीवों को कहते हैं अमीनोटेलिक। दूसरे प्रकार के जीव होते हैं अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक शब्द जो बनाया गया है वो अमोनिया से बना है,
यानी ये जीव जो होते हैं वो अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं, यानी इनमें में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो अमोनिया होती है। मुख्य रूप से ये जलीय जीवों में ही होता है। जो निम्न श्रेणी के जो जंतु होते हैं बहुकोशिकी या एक कोशिकी, उनमें पाया जाता है। साइकॉन या स्पंज जैसे, हाइड्रा, इसके बारे में आपने सुना होगा, एक विशेष प्रकार का ये स्पंज होता है साइकॉन, हाइड्रा होता है, अमीबा होता है। तो ये सब जंतु जो होते हैं ये इनमें जो उत्सर्जी पदार्थ उत्पन्न होता है वो अमोनिया के रूप में होता है। और हम सभी जानते हैं कि अमोनिया जो होती है वो जल में अत्यंत घुलनशील होती है, तो पानी में ही ये आसानी से इनको उत्सर्जित कर देते हैं। तो अमीनोटेलिक जो होते हैं वो अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, अमोनोटेलिक जो होते हैं वो अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। उसी के बाद तीसरा नंबर आता है यूरियोटेलिक। अब इसमें एक शब्द लगा है यूरियो, यूरिया का नाम आप सबने सुना होगा। तो ये वो जंतु होते हैं जो यूरिया नामक पदार्थ के रूप में उत्सर्जन करते हैं, अपना यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं, तो इसलिए इनको यूरियोटेलिक कहा जाता है। चौथे होते हैं यूरिकोटेलिक। एक अन्य पदार्थ एक और होता है, उसको कहते हैं यूरिक अम्ल। ये ऐसे जीव होते हैं जो यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन करते हैं। तो इस प्रकार से उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जीव जो होते हैं वो चार प्रकार के हो गए। अमीनोटेलिक जो अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, अमोनोटेलिक जो अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं जैसे साइकॉन और हाइड्रा। अमीनोटेलिक के अंतर्गत तारा मछली के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ना कक्षा 9 में पढ़ा होगा। यूरियोटेलिक जो यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं, मनुष्य तथा अन्य स्तनधारी आते हैं, हम लोग भी यूरिया के रूप में ही उत्सर्जन करते हैं। यूरिकोटेलिक इसके अंतर्गत यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किया जाता है, और ये कीट और पक्षी तोता, मैना, कौआ, ये सब पक्षी जो होते हैं ये सब यूरिक अम्ल के रूप में अपना उत्सर्जन करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर ये जंतु, विभिन्न जीव जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। बच्चों, अब हमको इस टॉपिक के अंतर्गत मानव का उत्सर्जन तंत्र के बारे में अध्ययन करना है। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि मनुष्य में जो उत्सर्जन होता है वो यूरिया के रूप में होता है, और ये यूरिया जो होती है वो रक्त में ही मिला दी जाती है, फिर रक्त को छाना जाता है, और छानने का काम उत्सर्जी अंगों के द्वारा ही किया जाता है। मनुष्य में जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वो होते हैं वृक्क या किडनी या गुर्दे। हम सभी जानते हैं किडनी या गुर्दे के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसके अतिरिक्त जो अन्य इसके सहायक अंग होते हैं वो मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। तो उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत ये मुख्य रूप से ये चार प्रकार के अंग आते हैं: वृक्क, मूत्रवाहिनियाँ या यूरेटर्स, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर और मूत्रमार्ग। अब आइए वृक्क के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या होता है? वृक्क होते हैं या गुर्दे होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये सेम के बीज के आकार के होते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए इसका आकार कैसा है, ऐसा ही तो सेम का बीज होता है। तो सेम के बीज के आकार के होते हैं, संख्या में एक जोड़ी यानी दो होते हैं, जो हमारे कशेरुक दंड में पीछे की ओर, यहाँ पर पीछे की ओर कशेरुक दंड के दोनों तरफ स्थित होते हैं। बीच में यहाँ पर कशेरुक दंड होगा और उसके दोनों तरफ ये स्थित होते हैं। तो एक दाहिनी तरफ होगा और एक बाईं तरफ होगा। जो दाहिनी तरफ होता है उसको दायां वृक्क कहते हैं, जो बाईं तरफ होता है उसको बायां वृक्क कहते हैं। इनकी स्थिति में थोड़ा सा भिन्नता होती है कि दाहिना वृक्क जो होता है वो बाएं वृक्क की अपेक्षा कुछ नीचे स्थित होता है। ये एक खास बात होती है कि दाहिने वृक्क की स्थिति जो होती है वो बाएं वृक्क की अपेक्षा कुछ नीचे होती है। और प्रत्येक वृक्क जो होता है गहरे लाल रंग का होता है, और ये लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, 6 सेंटीमीटर लगभग इसकी मोटाई होती है, और 10 सेंटीमीटर लगभग इसकी मोटाई होती है और 6 सेंटीमीटर इसकी लगभग चौड़ाई होती है। प्रत्येक वृक्क के ऊपर देख रहे होंगे बच्चों आप कि ये एक टोपी जैसी रचना दिखाई देती है। इस रचना को हम कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, या इसको इंग्लिश में कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड। बच्चों, ये एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इससे एक प्रकार का हार्मोन निकलता है
तो ये ग्रंथि यहाँ पर पाई जाती है, इसको अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसका आकार कैसा है, सेम के बीज के आकार जैसा है, जो बाहर की तरफ से तो ये उभरा हुआ होता है और भीतर की तरफ से अंदर धंसा हुआ होता है, यानी ऐसे ये एक तरफ से उभरा हुआ बाहर की तरफ से और भीतर की तरफ से क्या है, ये अंदर से थोड़ा सा धंसा हुआ है। तो बाहर की तरफ तो चिकना होता है, अंदर की तरफ ये उभरा हुआ धंसा हुआ भाग जो होता है, इस धंसे हुए भाग को हम कहते हैं हाइलम। इस धंसे हुए भाग को हम कहते हैं हाइलम। जो इसका धंसा हुआ भाग होता है उसको कहते हैं हम हाइलम। और यहीं से जो ये एक नलिका निकलती है, ये इसको कहते हैं मूत्रवाहिनी। हाइलम से ही मूत्रवाहिनी वृक्क के बाहर निकल करके आती है और वो जा करके सीधे एक नीचे एक थैली जैसी रचना होती है, उसमें खुलती है। इस थैली जैसी रचना को हम कहते हैं मूत्राशय। ये मूत्रवाहिनी हो गई। दोनों वृक्कों से एक एक मूत्रवाहिनी निकलती है, यानी मूत्रवाहिनियाँ संख्या में 2 होती हैं और ये दोनों जा करके नीचे एक पेशियों से बनी हुई एक थैली में खुलती हैं, जिसको हम कहते हैं मूत्राशय। इस मूत्राशय से फिर एक नली और निकलती है जो मूत्रमार्ग से होती हुई शरीर के बाहर खुलती है, जिसके द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये सब आपको बता दिया, समझ में आ गया होगा। देखिए ये सब चित्र कि दाहिना वृक्क जो है वो थोड़ा सा नीचे स्थित है, ये मूत्रवाहिनी हो गई, ये ब्लैडर हो गया यानी मूत्राशय हो गया, और ये यूरेथ्रा से मूत्रमार्ग से बाहर रक्त को मूत्र को निकाल दिया जाता है। अब बच्चों, वृक्क के अंदर मूत्र को छान करके उससे हानिकारक पदार्थों को अलग किया जाता है। तो अब वृक्क के अंदर मूत्र को रुधिर को छाना कैसे जाता है? तो छानने के लिए उसके भीतर असंख्य छोटी छोटी सी विशेष प्रकार की नलिकाएं होती हैं। इन नलिकाओं को हम कहते हैं वृक्क नलिकाएं या वृक्काणु भी कहते हैं इनको, इंग्लिश में नेफ्रॉन भी कहते हैं या यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं, कई नाम हैं इनके। तो ये वृक्क नलिकाएं जो होती हैं ये लाखों की संख्या में होती हैं। इसके भीतर बहुत ही अत्यंत महीन महीन नलिकाएं होती हैं। इनके भीतर रुधिर वाहिनियाँ जाती हैं और वहाँ पर रक्त को छानने की प्रक्रिया होती है। प्रत्येक वृक्क नलिका के 2 भाग होते हैं, मैलपीघी संपुट और समीपस्थ कुंडलित नलिका। इस चित्र में हम ध्यान दें, ये एक कप जैसी रचना दिख रही है, उसके अंदर ये गुच्छा बैठा हुआ है, तो इस पूरे हिस्से को हम कहते हैं मैलपीघी संपुट। इस चित्र में देखिए, ये कप जैसी रचना और ये अंदर ये गुच्छा, ये पूरा मिला करके ये पूरा कहलाता है मैलपीघी कोश या मैलपीघी संपुट, मैलपीघियन कैप्सूल। उसके बाद एक ये नलिका निकलती है इससे, और ये कुंडलित होती हुई घूम करके ऐसे जाती है। तो इसके 2 सिरे होते हैं, एक होता है समीपस्थ कुंडलित जो इस मैलपीघी कोश के पास में होता है, और जो दूसरा अंतिम सिरा होता है इसका, उसको कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो इस नलिका के 2 भाग होते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो और समीपस्थ कुंडलित नलिका जो होती है वो कुंडलित होती हुई नीचे आकर के एक यू के जैसा आकार बनाती है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये यू के जैसा आकार बनना, अंग्रेजी का यू ऐसे होता है, तो ये अंग्रेजी का यू जैसा आकार बनना है। इस यू जैसे आकार को हम कहते हैं हेनले का लूप। इस यू जैसे आकार को कहा जाता है हेनले का लूप। और इस समीपस्थ कुंडलित नलिका में इसके ऊपर रुधिर की केशिकाओं का, महीन महीन सी केशिकाओं का एक जाल जैसा फैला रहता है इसकी दीवारों पर। इसका क्या काम होता है अभी आगे बताऊंगा आपको, पहले इसकी रचना समझ लीजिए ध्यान से। तो इस प्रकार से ये वृक्क नलिका की रचना होती है। अब यहाँ पर मैंने बताया आपको कि मैलपीघी कोश जो था, इसके भीतर ये 2 चीज़ें हो रही हैं। एक ये कप जैसी रचना, इसको हम कहते हैं बोमेन संपुट, ये लिखा है सर, बोमेन संपुट। और इसके भीतर एक रुधिर की धमनी प्रवेश करती है जो अंदर जाकर के महीन महीन सी शाखाओं में विभाजित होकर के एक गुच्छा जैसा बना लेती है। इस गुच्छे को हम कहते हैं केशिका गुच्छ, क्योंकि ये जो नलिकाएं होती हैं अत्यंत महीन होती हैं, केशिकाओं की तरह होती हैं। कल हमने बताया था आपको कि केश माने होता है बाल, यानी बाल जैसी महीन महीन नलिकाएं होती हैं एकदम, उनका एक गुच्छा होता है, इसलिए इसको केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। इंग्लिश में इसको ग्लोमेरुलस भी कहा जाता है। बच्चों, आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों के नाम याद करने चाहिए। कभी कभी परीक्षा में इस तरीके से लिख दिया जाता है ग्लोमेरुलस, तो इसका मालूम होना चाहिए आपको कि ये इंग्लिश में इसका क्या नाम होता है। कभी कभी इस तरह से लिख के दे दिया जाता है। तो बोमेन संपुट के 2 भाग होते हैं,
मैलपीघी संपुट के दो भाग होते हैं, एक बोमेन संपुट और केशिका गुच्छ। तो वृक्क का मुख्य कार्य क्या होता है? रुधिर से हानिकारक पदार्थों को छान करके अलग करना। जब वृक्क के अंदर रुधिर को छाना जाता है तो छनने के पश्चात एक पदार्थ निकलता है जो छनकर नीचे प्राप्त होता है हमको। उस छने हुए पदार्थ को हम मूत्र कहते हैं। छनकर जो पदार्थ फाइनली प्राप्त होता है हमको, उसको हम मूत्र या यूरिन कहते हैं। तो छानने की ये क्रिया जो होती है बच्चों, ये मुख्य रूप से 3 चरणों में होती है। पहला चरण होता है जिसमें अति सूक्ष्म निस्यंदन या परानिस्यंदन, इसको हम कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अति सूक्ष्म निस्यंदन, निस्यंदन शब्द का अर्थ ही होता है छानना। निस्यंदन शब्द का अर्थ होता है छानना। तो अति सूक्ष्म निस्यंदन यानी इसके अंतर्गत जो अत्यंत सूक्ष्म अणुओं वाले पदार्थ जो होते हैं वो भी सब छान लिए जाते हैं। दूसरा चरण होता है वर्णात्मक या चयनात्मक पुनः अवशोषण। वर्णात्मक शब्द का मतलब है चुन चुन करके, छांट छांट करके, वर्ण करके, ढूंढ ढूंढ करके। तो चुन चुन करके खास खास पदार्थों को पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। पुनः अवशोषण मतलब पुनः अवशोषित करना, यानी इस क्रिया के अंतर्गत कुछ विशेष पदार्थों को पुनः वापस अवशोषित कर लिया जाता है। तीसरा होता है श्रावण। श्रावण का मतलब सिक्रीशन, यानी कुछ पदार्थों को उसमें मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से 3 चरणों में ये क्रिया होती है। कौन सी क्रिया? मूत्र निर्माण की, या यानी रुधिर को छान कर हानिकारक पदार्थों को अलग करने की ये क्रिया जो होती है वो इन 3 चरणों में संपन्न होती है। अति सूक्ष्म निस्यंदन या परानिस्यंदन, जिसको इंग्लिश में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। अभी आपने चित्र देखा था उसका वृक्क नलिका का, कि यहाँ पर देखिए बच्चों ध्यान से कि ये बोमेन संपुट के भीतर ये इधर से एक धमनी जाती है जो अंदर केशिकाओं में विभाजित हो जाती है, गुच्छा बनाती है और दूसरे सिरे से बाहर निकल जाती है। इस चित्र को ज़रा ध्यान से देखिए कि जो धमनी अंदर जा रही है उसका व्यास ज़्यादा है, यानी वो थोड़ी ज़्यादा मोटी है, और जो धमनी यहाँ से बाहर निकल रही है जो नलिका, इस नलिका का व्यास कम है, यानी ये पतली है। तो जो धमनी अंदर रक्त ले जा रही है वो थोड़ा मोटी है और जो बाहर निकल रही है वो पतली है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि केशिका गुच्छ के अंदर जो रक्त जा रहा है उसकी मात्रा अधिक है और उसमें से बाहर निकलने वाले रक्त की मात्रा जो है वो कम है। तो अब ऐसे में क्या होगा? रक्त जाएगा तो अंदर ज़्यादा लेकिन निकलेगा बाहर कम। तो क्या होगा कि इसके भीतर रक्त एकत्र होगा। जब एकत्र होगा रक्त तो इसके भीतर की नलिकाओं पर एक दबाव पड़ेगा। इस दबाव को तुम ऐसे समझ सकते हो जैसे कि हम एक गुब्बारा लें और उस गुब्बारे को हम नल की टोंटी में बांध करके नल की टोंटी खोल दें, तो क्या होगा बच्चों? गुब्बारा फूल जाएगा, फूलेगा ना। अब उस गुब्बारे को निकाल लें और उसमें एक छोटा सा छेद कर दें और फिर उसको टोंटी में लगा करके फिर से खोलें, तो क्या होगा? पानी भरेगा उसमें लेकिन निकलेगा भी बाहर थोड़ा, लेकिन वो उतनी तेज़ी से नहीं निकल पाएगा जितनी तेज़ी से उसमें भरेगा। तो उसके फलस्वरूप क्या होगा कि गुब्बारा फूलेगा। तीसरी क्रियाकलाप क्या कर सकते हैं कि गुब्बारे को हम पूरा काट दें एक सिरा उसका और फिर उसको टोंटी में लगाएं, फिर नल खोलें, तो क्या होगा? गुब्बारे में पानी भरेगा ही नहीं। क्यों? जितना भरेगा उतना पानी बाहर निकल जाएगा, तो गुब्बारा फूलेगा नहीं। तो जो दूसरी स्थिति है उसमें क्या हुआ कि पानी अंदर ज़्यादा रहा है लेकिन निकल बाहर कम रहा है, इसकी वजह से गुब्बारा फूल जाता है। तो गुब्बारे की दीवारों पर दबाव पड़ता है और गुब्बारा फूल जाता है। ठीक वही क्रिया यहाँ पर भी होती है। और यहाँ पर जब दबाव उत्पन्न होता है तो जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं वो रुधिर की केशिकाओं की दीवारों से छन करके यहाँ पर बोमेन संपुट में आ जाते हैं। ये पदार्थ होते हैं मुख्य रूप से यूरिया, यूरिक अम्ल, विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल, हार्मोन्स, पानी, खनिज लवण, तमाम तरह के पदार्थ छन करके निकल जाते हैं। इनमें से कुछ लाभदायक भी होते हैं और कुछ हानिकारक भी होते हैं। और फिर यहाँ से रक्त वापस बाहर इस नलिका से होकर के जो बाहर आ जाता है। यहाँ पर जो कुछ भी छन करके प्राप्त होता है, यहाँ पर से जो कुछ भी छन करके निकलता है, वो छनित्र जो भी होता है वो इस नलिका से होता हुआ आकर के यहाँ पर
हेनले के लूप में एकत्र होता है। हमने बताया आपको यहाँ पर एक रुधिर केशिकाओं का ये जाल फैला होता है इसकी दीवारों पर। तो ये केशिकाएं क्या काम करती हैं, यहाँ पर फिर दूसरी क्रिया जो वर्णात्मक पुनः अवशोषण की है वो होती है। यहाँ पर जो क्रिया हुई इसी को हम कहते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदन या परानिस्यंदन। और अब यहाँ पर जो क्रिया होगी वो होगी वर्णात्मक पुनः अवशोषण, यानी चुन चुन करके जो हानिकारक की जगह पर जो लाभदायक पदार्थ भी साथ में छन गए हैं उनको वापस अवशोषित किया जाएगा। वर्णात्मक पुनः अवशोषण का मतलब है कि यहाँ पर से चुन चुन करके जो लाभदायक पदार्थ हैं उनको अवशोषित कर लिया जाता है और बाकी पदार्थों को यहाँ छोड़ दिया जाता है। साथ ही साथ जब ये नलिका वापस आ रही है, इसमें ब्लड वापस आ रहा है छना हुआ, तो हो सकता है कि कुछ हानिकारक पदार्थ भी अभी ऐसे रह गए हों जो यहाँ पर न छन पाए हों, तो उन पदार्थों को वापस यहाँ पर इस छनित्र में मिला दिया जाता है। ये तीसरी क्रिया होती है जिसको हम कहते हैं श्रावण। तो पहली क्रिया परानिस्यंदन, जिसके अंतर्गत रक्त को छाना जाता है और हानिकारक पदार्थ के साथ साथ कुछ लाभदायक पदार्थ भी छन जाते हैं। दूसरी क्रिया के अंतर्गत उस छनित्र में से लाभदायक पदार्थों को अवशोषित किया जाता है, यानी वर्णात्मक पुनः अवशोषण। तीसरी क्रिया के अंतर्गत जो छन करके रक्त बाहर निकलता है जिस नलिका से, उसमें अगर यदि कोई हानिकारक पदार्थ रह गया है तो उसको वापस यहाँ पर स्रावित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से 3 चरणों में ये मूत्र निर्माण की पूरी क्रिया संपन्न होती है। अब इस छनने के बाद जो अंत में जो हमको द्रव प्राप्त होता है वो कहलाता है मूत्र। छनित्र में मुख्य रूप से हानिकारक पदार्थ ही बचते हैं इतना सब होने के बाद, तो इस छने हुए पदार्थ को हम क्या कहते हैं अब मूत्र। इसमें मुख्य रूप से अब हानिकारक पदार्थ ही होते हैं। अब यहाँ पर जो द्रव छनकर बचा हुआ ये सब क्या कहलाएगा, मूत्र। ये अब ऊपर आगे चढ़ेगा और आगे जा कर के ये एक चौड़ी नलिका से जुड़ेगा। इस नलिका को हम कहते हैं संग्राहक नलिका। इसको कहते हैं संग्राहक नलिका। और ये संग्राहक नलिका जा कर के फिर बाद में अंत में मूत्रवाहिनी से मिल जाती है और मूत्रवाहिनी जा कर के फिर मूत्राशय में खुलती है। यानी अब यहाँ से जो मूत्र यहाँ पर जो बना वो इस संग्राहक नलिका से होता हुआ मूत्रवाहिनी में पहुँचता है और मूत्रवाहिनी से फिर होता हुआ मूत्राशय नामक थैली में जा कर के एकत्र होता रहता है। धीरे 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 करके एकत्र होता रहता है। जब ये मूत्राशय पूरी तरीके से भर जाता है तो समय समय पर उसको बाहर निकाल दिया जाता है। कहाँ चला गया बच्चों? एक और क्रिया होती है जिसको कहते हैं कि अपोहन या डायलिसिस। कभी कभी ऐसा होता है कि किडनी में कुछ गड़बड़ी आ जाती है, कुछ किडनी किसी कारण से खराब हो जाती है, तो उस स्थिति में एक मशीन का सहारा लिया जाता है, क्योंकि किडनी का काम होता है छान करके हानिकारक पदार्थों को अलग करना। अगर मशीन में कुछ गड़बड़ी आ गई है, किडनी में कुछ गड़बड़ी आ गई है, तो वो रक्त को ठीक से छान नहीं पाती, जिससे कि शरीर में विषैले पदार्थ जो होते हैं वो इकट्ठा होने लगते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में मृत्यु की भी संभावना हो सकती है, क्योंकि जब हानिकारक पदार्थ इकट्ठे होंगे तो हमारे शरीर पर उनका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जिसमें कि एक मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, एक मशीन होती है जिसको कि हम कृत्रिम रक्त भी कहते हैं, उसके द्वारा फिर रक्त को छाना जाता है। जिसके अंतर्गत ये हम देखते हैं यहाँ पर कि इस मशीन में क्या होता है कि एक चैम्बर होता है, उसके भीतर ये सेलोफेन की बनी हुई तमाम छोटी छोटी महीन महीन नलिकाएँ बनाई जाती हैं, और इन नलिकाओं का संबंध हम एक धमनी से, हाथ की एक धमनी या रेडियल धमनी कहलाती है, उसको रेडियल धमनी से हाथ का संबंध से कर देते हैं उसको, और दूसरे सिरे का संबंध जो होता है एक शिरा से कर देते हैं। और ये जो चैम्बर होता है, इस चैम्बर के भीतर एक ऐसा विलयन भर दिया जाता है जिसका सांद्रण जो होता है वो रुधिर के सांद्रण से अधिक होता है। तो जब इसे रक्त यहाँ से हमारी धमनी से निकल करके हमारे शरीर का रक्त इससे प्रवाहित किया जाता है, तो जब वो इन नलिकाओं से होकर के गुजरता है तो ये सेलोफेन की नलिकाएँ जो होती हैं वो अर्धपारगम्य होती हैं। कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों के लिए पारगम्य होती हैं, जैसे यूरिया है, यूरिक अम्ल है, इस तरह के पदार्थों के लिए पारगम्य होती हैं। और तो जब यहाँ से रक्त गुजरता है तो क्या होता है कि ये सब पदार्थ छन करके, क्योंकि सांद्रण ज़्यादा, इसमें जो द्रव भरा हुआ है बाहर उसका सांद्रण ज़्यादा है, तो परासरण के द्वारा ये क्या होगा, रक्त जो होगा वो छन करके इन नलिकाओं से, सेलोफेन की नलिकाओं से निकल करके रक्त से वो हानिकारक पदार्थ इस द्रव में आ जाएंगे और हमारा रक्त साफ़ हो जाएगा। इस साफ रक्त को वापस फिर यहाँ पर शिरा से वापस शरीर के अंदर भेज दिया जाता है। यानी इस मशीन के अंतर्गत रक्त को शरीर के बाहर छाना जाता है और छानने के बाद शुद्ध रक्त को
फिर से वापस शरीर के अंदर प्रवाहित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये क्रिया होती है, इसको कहते हैं अपोहन की क्रिया या डायलिसिस की क्रिया। तो इसको इसीलिए हम कृत्रिम वृक्क भी कहते हैं, क्योंकि कृत्रिम तरीके से बनाया गया एक मशीन के रूप में होता है, इसलिए इसको हम कृत्रिम वृक्क भी कहते हैं। पादपों में उत्सर्जन, अभी तक आपने जंतुओं में उत्सर्जन के बारे में अध्ययन किया, अब पादपों में भी उत्सर्जन होता है। हमने इससे पहले श्वसन क्रिया के अंतर्गत देखा था कि जो गैसें बनती हैं वो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो पत्तियों में जो रंध्र होते हैं या स्टोमेटा होते हैं उनके द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। और आवश्यकता से अधिक जल का उत्सर्जन भी वाष्पोत्सर्जन नामक क्रिया के द्वारा कर दिया जाता है। वाष्पोत्सर्जन यानी आवश्यकता से अधिक जल जब रंध्रों के द्वारा जलवाष्प के रूप में बाहर निकलता है तो इस क्रिया को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो रंध्रों के द्वारा आवश्यकता से अधिक जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त बच्चों कुछ अपशिष्ट पदार्थ ऐसे भी बनते हैं जो पौधे के बाहर तो नहीं निकलते हैं, लेकिन पौधों में कोशिकाओं में जो रिक्तिकाएँ होती हैं उनमें एकत्र कर दिए जाते हैं, और जब पत्तियाँ सूखती हैं, सूख करके जब पौधे से अलग होती हैं तो वो उत्सर्जी पदार्थ भी साथ में अलग हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसी के साथ साथ कुछ अपशिष्ट पदार्थ ऐसे होते हैं जो जड़ों द्वारा मिट्टी में उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये उत्सर्जन की क्रिया समाप्त होती है। और अब आप आशा करता हूँ कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा, और अब आप अपने किताब के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें और अपने शिक्षक से इस बारे में वार्तालाप करके अपने प्रश्नों को अच्छी प्रकार से समझ करके उनको हल करें। अब आज ये चैप्टर अब समाप्त होता है, अब अगले चैप्टर में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।